तो ये अपना चैप्टर 10 है क्लास 12th का। और आज हम एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन पूरा सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कब कब कौन कौन सा क्वेश्चन आया है और कौन से पोर्शन से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो हम देखेंगे इसमें कि एक तो क्वेश्चन यहाँ से आता है लैब से, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया से, लेकिन अभी तक इसमें जो है क्वेश्चन कम आए हैं, इसलिए यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है कुछ। आगे चलते हैं माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्टर में। तो यहाँ पे ये अपनी बिस्की ब्रांडी रम है, यहाँ पर से एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं, सैक्रोमाइसिस सेरेविसिस से आ जाते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन है हमारे वो आते हैं केमिकल एंजाइम्स एंड बायो एक्टिव मॉलिक्यूल से। देखिए आप देख सकते हैं 2024 री जो यानी डबल पेपर हुआ था 2024 में, उसमें आया है, 22 में आया है, 21 में आया है, 2020 में आया है, 19 में 2 बार आया है, 17 में आया है, 16 में फेज 2 में आया है, 16 के फेज 1 में आया है, 15 में भी आया है। तो हमारे इस पैराग्राफ से उम्मीद है हमको इस बार भी एक या दो क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकते हैं। उसके बाद आते हैं माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट में। इसमें 2020 और 2017 में इसमें एक एक क्वेश्चन आए हुए हैं। तो हमारे इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं प्राइमरी स्लज और एक्टिवेटर स्लज से। और माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस यानी कि गोबर गैस प्लांट से हमारे उड़ीसा 2019 में एक क्वेश्चन आया हुआ है। और बायो कंट्रोल एजेंट में हमारा 2019 19 19 यानी एक बार उड़ीसा के पेपर में आया हुआ था और 2 बार 19 के पेपर में यहीं से बायो कंट्रोल एजेंट से क्वेश्चन आ चुका है, जिसमें हमारा बायोलॉजिकल कंट्रोल एंड पेस्ट एंड डिसीजेस है और बीटी कॉटन वगैरह से भी एक एक क्वेश्चन आए हुए हैं। लास्ट टॉपिक है आता है माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर। तो यहाँ पर 2019 उड़ीसा और 2017 के नीट के पेपर में क्वेश्चन आ चुका है। तो हम शुरू करते हैं अपने चैप्टर को। तो हम यहाँ पर लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी को पढ़ेंगे और समझेंगे कि एनसीईआरटी हमसे क्या कहना चाहती है और क्वेश्चन सबसे ज़्यादा कहाँ से बन सकते हैं। तो इसमें हम लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और जहाँ पर भी मुझे इम्पोर्टेंट लगेगा और जहाँ पर से क्वेश्चन आए हुए होंगे वहाँ पर मैं आपको अंडरलाइन करके बता दूंगा। आप भी अपनी एनसीईआरटी खोल लीजिए और जिस तरह से मैं आपको बताता जा रहा हूँ उसी तरह से आप भी पढ़ना चालू कर दीजिए। तो बिसाइड माइक्रोस्कोपिक प्लांट एंड एनिमल, माइक्रोब्स आर द मेजर कंपोनेंट ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम ऑन द अर्थ। यानी जो प्लांट और एनिमल हैं, माइक्रोब्स हैं, वो क्या हैं? मेजर कंपोनेंट हैं हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम के, जो कि अर्थ पर प्रेजेंट है। यू हैव स्टडीड अबाउट द डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन क्लास 11th। हमने अपने डाइवर्सिटी के बारे में क्लास 11th में फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। माइक्रोब्स आर प्रेजेंट एवरीवेयर। जो माइक्रोब्स हैं वो हर जगह प्रेजेंट हैं, सॉइल में, वाटर में, इनसाइड अवर बॉडी, हमारे बॉडी में भी प्रेजेंट होते हैं, एंड डेथ ऑफ अदर एनिमल एंड प्लांट। और बॉडी को छोड़िए, अदर जो प्लांट हैं, एनिमल हैं, उनमें भी प्रेजेंट होते हैं। दे आर प्रेजेंट इवन एट साइट वेयर नो अदर लाइफ फॉर्म कुड पॉसिबली एग्जिस्ट। वो ऐसी ऐसी जगह पर प्रेजेंट है जहाँ पर हो सकता है कोई भी लाइफ प्रेजेंट ना हो, लेकिन वहाँ पर बैक्टीरिया जो हैं प्रेजेंट हैं। एग्जिस्ट साइट सच एज डीप इनसाइड द गीजर। जो थर्मल वेंट होते हैं जहाँ का टेम्परेचर लगभग 100 डिग्री सेल्सियस होता है, वहाँ पर भी बैक्टीरिया जो है प्रेजेंट हो सकते हैं। डीप इन द सॉइल यानी तो मिट्टी की गहराइयों में भी वो प्रेजेंट होते हैं। अंडर द लेयर ऑफ स्नो सेवरल मीटर थिक, यानी कि जो बर्फ की बहुत मोटी चादर है उसके भी अंदर वो प्रेजेंट हो सकते हैं। एंड इन हाईली एसिडिक इन्वायरमेंट, जहाँ पर बहुत ज़्यादा एसिडिक इन्वायरमेंट होगा, एसिडिक वातावरण होगा, वहाँ पर भी प्रेजेंट हो सकते हैं। माइक्रोब्स आर डाइवर्स प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, फंगई एंड माइक्रोस्कोपिक एनिमल एंड प्लांट वायरसेस। जो माइक्रोब्स हैं वो बहुत ज़्यादा डाइवर्स हैं, मतलब अलग अलग उनके बहुत सारे ग्रुप्स हैं। वायरस एंड आल्सो प्रायोन्स डेट आर प्रोटेनेशियस इन्फेक्टियस एजेंट। ये जो यहाँ पे ये प्रायोन्स के बारे में लिखा है, ये हमने अपने क्लास 11th की बुक में चैप्टर नंबर 2 लास्ट में पढ़ा है। इनकी खोज किसने करी है? प्रायोन्स क्या होते हैं? प्रोटेनेशियस इन्फेक्टियस एजेंट होते हैं, वहाँ हमको अच्छे से पढ़ना है। इसमें से कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। माइक्रोब्स आर सोन इन, ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको डाल लीजिए, स्टार बना लीजिए, आप अपने हिसाब से बना लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है।
माइक्रोब्स आर शोन इन फिगर 10.2 1 एंड 2। आगे चल के देखेंगे। माइक्रोब्स लाइक बैक्टीरिया एंड मेनी फंगाई कैन बी ग्रोन ऑन न्यूट्रिटिव मीडिया टू फॉर्म कॉलोनीज। जो बैक्टीरिया होते हैं और फंगाई होते हैं वो ग्रो करते हैं, कहाँ करते हैं? न्यूट्रिटिव मीडिया में करते हैं, जहाँ पे न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं, और क्या बनाते हैं? कॉलोनीज बनाते हैं। डेट कैन बी सीन इन विद द नेक्ड आइज, यानी हम बिना कुछ आंखों के आगे लगाए, बिना माइक्रोस्कोप के भी हम उस कॉलोनी को देख सकते हैं। सच कल्चर आर यूजफुल इन स्टडीज ऑन माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इस तरह के कल्चर जो यूजफुल होते हैं उनकी स्टडी करने के लिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी करने के लिए। यहाँ पर हमको कोई स्ट्रक्चर दिए हैं, ये हमारे बैक्टीरिया हैं अलग अलग तरीके के। यहाँ पर उसका फ्लैजिला दिख रहा है, ये रॉड शेप्ड बैक्टीरियम है, ये स्पेरिकल शेप्ड बैक्टीरियम है, और हमारा ये ऊपर साइड भी ये कैसा है? रॉड शेप्ड बैक्टीरिया है। उसके बाद में यहाँ पर आते हैं, ये हमारा एक वायरस है, और वायरस ये कौन सा है? बैक्टीरियोफेज है, और दूसरा ये है एडिनो वायरस, ये वाला। और ये सबसे लास्ट में है, ये है टोबैको मोज़ेक वायरस, जिसको हम टीएमवी के नाम से जानते हैं। तो इसके अंदर इस वाले फिगर से कई बार क्वेश्चन आता है, इसको हम क्या करेंगे? स्टार मार्क करेंगे। तो यहाँ पर हेड, ऊपर वाला जो सबसे बड़ा पार्ट है वो हेड है, उसके बाद में कॉलर आती है, उसके बाद में सबसे नीचे ये टेल है, उसके बाद में इसमें एक छोटी सी प्लेट लगी हुई है, और ये लास्ट में जो बने हुए हैं इसके पैर जैसे, इनको प्रोंग्स बोला जाता है, और यहाँ पर छोटी छोटी ये पिन्स लगी हुई हैं। तो ये वाला फिगर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है बैक्टीरियोफेज का, तो इसको हमको याद करना है, याद रखना है। और यहाँ पर दो कॉलोनीज की एक फ़ोटो बनी हुई है, फंगल कॉलोनी है और एक बैक्टीरियल कॉलोनी है। तो ये वाली हमारी फंगल कॉलोनी है, ये वाली हमारी बैक्टीरियल कॉलोनी है, लेकिन यहाँ से अभी कैसा क्वेश्चन आने के चांसेस नहीं हैं। In chapter 8 you have read the microbes cause a large number of diseases in human beings। हमने चैप्टर 8 में हम लोग पढ़ चुके हैं, जो माइक्रोब्स हैं वो कई सारी डिसीज़ को कॉज करते हैं ह्यूमन बींग्स में। दे आल्सो कॉज डिसीज इन एनिमल एंड प्लांट। ये जो डिसीज़ कॉज करते हैं वो एनिमल और प्लांट में भी हो सकती हैं। बट दिस शुड नॉट मेक यू थिंक डेट ऑल माइक्रोब्स आर हार्मफुल। तो लेकिन ये डिसीज़ कॉज करते हैं, इसका हम ये नतीजा नहीं निकाल सकते हैं कि ये माइक्रोब्स हार्मफुल होंगे। सेवरल माइक्रोब्स आर यूजफुल फॉर मैन इन डाइवर्स वेज। कई सारे जो माइक्रोब्स हैं वो हमारे काम में भी आते हैं। सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूट्स फॉर माइक्रोब्स टू ह्यूमन वेलफेयर आर डिस्कस्ड इन चैप्टर। हम बहुत सारे माइक्रोब्स पढ़ेंगे जिनका हमारे डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट। लेकिन इस पैराग्राफ से कोई भी क्वेश्चन आने के चांसेस नहीं हैं। आगे पढ़ते हैं। यू वुड बी सरप्राइज टू नो डैट वी यूज माइक्रोब्स और प्रोडक्ट ड्राइव फ्रॉम द एवरीडे। यानी हम माइक्रोब से कई सारे प्रोडक्ट एवरीडे जो है ड्राइव करते हैं। कॉमन एग्जांपल प्रोडक्शन ऑफ द कर्ड फ्रॉम मिल्क। एक हम डेली बनाते हैं कर्ड यानी होता है दही। दही बनाते हैं, किससे बनाते हैं? मिल्क से बनाते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एस लैक्टोबैसिलस, उसमें कौन सा बैक्टीरिया होता है? लैक्टोबैसिलस होता है। एंड अदर कॉमनली कॉल्ड लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया यानी लैब के नाम से जानते हैं। अब ये क्या काम करता है? यहाँ से क्वेश्चन आने के कई बार चांसेस होते हैं। ये क्या करता है? पहला काम तो ग्रो इन मिल्क, यानी मिल्क के अंदर ये ग्रो करेगा। कन्वर्ट इनटू कर्ड, यानी दूध को किस में बदल देगा? दही में बदल देगा, कर्ड में। ड्यूरिंग ग्रोथ द लैब प्रोड्यूस एसिड दैट कोगुलेट पार्सली डाइजेस्ट द मिल्क प्रोटीन। यानी जब ये हमारा लैब जब प्रोड्यूस होगा किसमें? ग्रोथ के दौरान दूध के अंदर, तो वहाँ पर लैब एक एसिड बनाएगा, और वो एसिड क्या करेगा? कोगुलेट यानी कि जमा देगा और पार्सली डाइजेस्ट कर देगा मिल्क प्रोटीन को। तो ये चीज़ हम याद रखिए। ए स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड एडेड टू द फ्रेश मिल्क एज अ इनोकुलम स्टार्टर कंटेनर मिलियंस ऑफ लैब। यानी कि हम फ्रेश दूध में थोड़ा सा दही डाल देंगे, यानी थोड़े से लैब बैक्टीरिया डाल देंगे, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया डाल देंगे, तो वहाँ पर वो इनोकुलम यानी स्टार्टर का काम करेंगे, और वहीं से वो डिवाइड होना चालू हो जाएंगे और फिर पूरे दूध के अंदर फैल जाएंगे। विच एट सुटेबल टेम्परेचर मल्टीप्लाई दस कन्वर्टिंग मिल्क इनटू कर्ड। यानी एक सुटेबल टेम्परेचर पर, टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो सभी बैक्टीरिया जो है मर जाएंगे, हमारा दूध से दही नहीं बनेगा। इसलिए दूध ना ही ज़्यादा ठंडा हो ना ही ज़्यादा गर्म हो। विच
आल्सो इम्प्रूव न्यूट्रिशन क्वालिटी बाय इंक्रीजिंग द विटामिन B12। और ये एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, उसको अंडरलाइन करना है और यहाँ पे स्टार मार्क लगा लीजिए, ये इम्पोर्टेंट है। इम्प्रूव्स, क्या इम्प्रूव करते हैं? न्यूट्रिशनल क्वालिटी। न्यूट्रिशन क्वालिटी किसके अंदर? न्यूट्रिशनल क्वालिटी बाय इंक्रीजिंग विटामिन B12, यानी कर्ड के अंदर विटामिन B12 की मात्रा को बढ़ा करके उसकी न्यूट्रिशन क्वालिटी को बढ़ाते हैं। इन अवर स्टोमक टू, हमारे स्टोमक में भी ये यही काम करते हैं। द लैब प्ले वेरी बेनिफिशियल रोल फॉर चेकिंग डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स। लैब हमारे अंदर क्या करेगा? चेक करेगा डिसीज कॉजिंग बैक्टीरियाज को, यानी जो डिसीज कॉज करते हैं उन माइक्रोब्स को वो चेक करता है। तो यहाँ पर ये दो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, एक ये और दूसरा ये वाला, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। द डफ विच यूज फॉर मेकिंग फूड सच ए डोसा एंड इडली आल्सो फर्मेंटेड बाई बैक्टीरिया। जिस तरह से डोसा और इडली होता है वो भी बैक्टीरिया के द्वारा ही फर्मेंट किया जाता है, यानी उसको हम रख देते हैं तो फर्मेंट हो जाता है। द पफ्ड अप अपीयरेंस, पफ्ड अप यानी फूला हुआ। डफ इज ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ CO2 गैस, यानी जब वो फूल जाता है, जैसे बैक्टीरिया सांस लेता है या कहो रेस्पिरेशन करता है, तो वहाँ पर वो CO2 गैस जो निकलती है उसकी वजह से हमारा पफ जो है पफ्ड हो जाता, डफ जो है पफ्ड हो जाता है, यानी फूल जाता है। वेयर डू यू थिंक बैक्टीरिया ऑफ दिस फर्मेंटेशन कम फ्रॉम? सिमिलरली द डफ विच यूज फॉर मेकिंग ब्रेड, यानी जो हम ब्रेड के लिए डफ को तैयार करते हैं वो भी फर्मेंट किया जाता है बेकर्स ईस्ट से। बेकर ईस्ट कौन होता है? यहाँ से एक क्वेश्चन आता है कि बेकर्स ईस्ट कौन होता है, तो वो होता है हमारा सैकरोमाइसिस सेरिवेसी। इसको भी अच्छे से याद रखेंगे, यानी कि हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा बेकर्स ईस्ट कौन होता है, तो हमको पता होना चाहिए सैकरोमाइसिस सेरिवेसी होता है। ए नंबर ऑफ ट्रेडिशनल ड्रिंक एंड फूड आल्सो मेड बाय फर्मेंटेशन बाय द माइक्रोब्स। कई सारे ट्रेडिशनल ड्रिंक हैं जो भी बनाए जाते हैं फर्मेंटेशन से। टोडी, टोडी कहाँ का ट्रेडिशनल ड्रिंक है? साउथर्न इंडिया का, ठीक है। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन कम आता है, आने के चांसेस हैं लेकिन कम हैं। साउथर्न इंडिया में बनाया जाता है, तो ये चीज़ याद रख लो कि कहाँ टोडी कहाँ का ट्रेडिशनल ड्रिंक है? साउथर्न इंडिया का है। किससे बनाया जाता है? फर्मेंटिंग, यानी कि किसको फर्मेंट किया जाता है? सैप। किसका सैप? पाम सैप को जो है फर्मेंट किया जाता है। माइक्रोब्स आर आल्सो यूज्ड टू फर्मेंट फिश। माइक्रोब्स यूज किए जाते हैं किसको फर्मेंट करने के? फिश को भी फर्मेंट किया जाता है। सोयाबीन और बम्बू शूट्स को भी फर्मेंट करके हम फूड को बनाते हैं, जहाँ पर माइक्रोब्स का यूज होता है। चीज़ इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट फूड आइटम इन विच माइक्रोब्स वर यूज। चीज़ जो है सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट फूड आइटम है जिसमें माइक्रोब्स का यूज होता है। डिफरेंट वेराइटीज ऑफ चीज़ आर नोन बाय देयर कैरेक्टरिस्टिक टेक्सचर, फ्लेवर एंड टेस्ट। अलग अलग फ्लेवर, टेस्ट और टेक्सचर के हिसाब से चीज़ को बांटा गया है। स्पेसिफिसिटी कमिंग फ्रॉम द माइक्रोब्स यूज, फॉर एग्जाम्पल ए लार्ज होल इन स्विस चीज़। हमारे जो लार्ज होल बनते हैं स्विस चीज़ के अंदर, वो बनते हैं किसकी वजह से? प्रोडक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 बाय बैक्टीरियम नेम्ड प्रोपानी बैक्टीरियम सारमानी। तो हमारा यहाँ पे एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, यहाँ पे हम स्टार मार्क कर लेंगे, यानी स्विस चीज़ के अंदर CO2 किससे बनता है? तो हम लिखेंगे प्रोपियानी बैक्टीरियम सारमानी, ठीक है। तो हमारा ये यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, इसको याद कर लीजिए। देखिए जहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं वो मैंने आपको करवा दिए हैं। अब मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा कहीं से भी और क्वेश्चन आएंगे। जब पेपर होगा उस टाइम फिर अपन देखेंगे कि मैंने जो बताए थे पॉइंट वहाँ से कितने क्वेश्चन आए हैं। तो रॉकफोर्ट चीज़ है राइपन्ड बाई, यानी जो रॉकफोर्ट चीज़ है, रॉकफोर्ट चीज़ वो किससे पकाया जाता है? राइपन्ड बाई ग्रोइंग स्पेसिफिक फंगई है। और यहाँ पे कौन था? बैक्टीरियम था, प्रोपियानी बैक्टीरियम सारमानी, ये बैक्टीरिया है। और जो रॉकफोर्ट चीज़ है वो बनाया जाता है बैक्टीरियम रॉकफोर्टी नाम का होता है, लेकिन यहाँ पे नाम नहीं लिखा है उसका, तो अपन नाम नहीं याद करेंगे। तो रॉकफोर्ट चीज़ भी एक फंगई से जो है उसको राइपन किया जाता है। आगे चलते हैं, माइक्रोब्स एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। Even in industry, microbes are used to synthesize a number of product valuable human being, beverages and antibiotics are some example। यानी इंडस्ट्री में जो बेवरेजेस बनते हैं, एंटीबायोटिक्स बनते हैं, वो एग्जाम्पल हैं किसके? प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के।
जो माइक्रोब्स का यूज करके बनाए जाते हैं। रिक्वायर्स ग्रोइंग माइक्रोब्स इन वेरी लार्ज वेसल्स कार्ड फर्मेंटर। वहाँ पे थोड़े तो बनेंगे नहीं कि हम थोड़े से किसी बीकर वगैरह में बना लेंगे, वो यूज होते हैं कॉमर्शियली। तो इसीलिए वहाँ पे लार्ज बड़े बहुत बड़े बड़े वेसल होते हैं, उन वेसल्स को हम फर्मेंटर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फर्मेंटर्स बोलते हैं। अब हम पढ़ेंगे फर्मेंटेड बेवरेजेस के बारे में। माइक्रोब्स स्पेशली ईस्ट हैव बीन यूज्ड फ्रॉम टाइम इमेमोरियल, यानी जब से हमको याद नहीं है, जब से ईस्ट का उपयोग होता चला आ रहा है हमारे जीवन में, फॉर द प्रोडक्शन फॉर ऑफ बेवरेजेस, जैसे बेवरेजेस का यूज प्रोडक्शन करने के लिए, जैसे कि वाइन, बियर, विस्की, ब्रांडी और रम। फॉर दिस पर्पज द सेम ईस्ट सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी यूज फॉर द ब्रेड मेकिंग एंड कॉमनली कॉल्ड ब्रीवर्स ईस्ट। जो ब्रीवर्स ईस्ट है, इसको भी हम किस नाम से जानते हैं? हम सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी के नाम से ही जानते हैं। और वहाँ पर क्या था हमारा? बेकर्स ईस्ट, वो भी यही है, सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी। किस लिए यूज होता है? ये जो सीरियल्स हैं, जो फ्रूट जूस हैं, उसको फर्मेंटिंग के लिए। तो ये चीज़ अपन याद रखेंगे। प्रोड्यूस इथेनॉल, क्या प्रोड्यूस करेंगे? इथेनॉल का प्रोडक्शन करेंगे। डू यू रिकलेक्ट द मेटाबॉलिक रिएक्शन विच रिजल्ट इन प्रोडक्शन ऑफ द इथेनॉल बाय ईस्ट? जब हम पढ़ते हैं रेस्पिरेशन चैप्टर में, वहाँ पे जब हम पढ़ते हैं विदाउट ऑक्सीजन जो रेस्पिरेशन होता है, वहाँ पर जो CO2 बनती है, तो वही रिएक्शन होगी यहाँ पर ईस्ट के अंदर। तो ये दूसरी जगह का है, तो यहाँ पे अपन इसको डिस्कस नहीं करेंगे, सीधी बात है। डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द रॉ मटेरियल यूज फॉर फर्मेंटेशन एंड द टाइप ऑफ प्रोसेसिंग विथ और विदाउट डिस्टिलेशन। यहाँ पे दो तरीके से फर्मेंटेशन किया जाता है, एक होता है डिस्टिलेशन, एक होता है विदाउट डिस्टिलेशन। डिफरेंट टाइप ऑफ अल्कोहलिक ड्रिंक आर ऑब्टेन्ड, वाइन, बियर आर प्रोड्यूस विदाउट डिस्टिलेशन। तो यहाँ पे एक ये पॉइंट बनता है, इसको स्टार पॉइंट कर लीजिए या अंडरलाइन कर लीजिए। वाइन एंड बियर जो प्रोड्यूस किए जाते हैं वो विदाउट डिस्टिलेशन किए जाते हैं। कौन कौन से किए जाते हैं? वाइन एंड बियर। उसके बाद में विस्की, ब्रांडी और रम जो किए जाते हैं, ये डिस्टिलेशन के साथ में इनको फर्मेंट किया जाता है। द फोटोग्राफ ऑफ फर्मेंटेशन प्लांट आर शोन इन फिगर 10.5। ये हमारा 10.5 है और ये फर्मेंटेशन प्लांट हैं, इस तरीके के दिखते हैं। कुछ दो फोटो दिए हुए हैं NCERT में, इसको देख लीजिए। अब आते हैं हम एंटीबायोटिक्स में। एंटीबायोटिक्स आर प्रोड्यूस बाय माइक्रोब्स आर रिगार्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट डिस्कवरीज ऑफ द 20th सेंचुरी। 20th सेंचुरी की सबसे बड़ी डिस्कवरी थी, जो उसको बहुत ज़्यादा ध्यान में रखा गया है। ग्रेटली कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स द वेलफेयर ऑफ द ह्यूमन सोसाइटी, जो कि ह्यूमन सोसाइटी के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट, बायो का मतलब होता है लाइफ, यानी लाइफ के अगेंस्ट। Whereas with reference to human beings they are pro life and not against, यानी जो लाइफ के अगेंस्ट मीन्स हमारी लाइफ के अगेंस्ट नहीं, जो बैक्टीरिया वायरस है जो हमको हार्म पहुंचा रहे हैं उनके अगेंस्ट बात की जा रही है। रेफरेंस टू ह्यूमन प्रो लाइफ एंटीबायोटिक्स आर केमिकल सब्सटेंस विच प्रोड्यूस सम माइक्रोब्स कैन किल और रिटार्ड द ग्रोथ ऑफ अदर डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स। एंटीबायोटिक्स वो केमिकल हैं जिनको माइक्रोब्स द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, और क्या करने के लिए? किल करने के लिए, या रिटार्ड यानी रोकने के लिए। क्या रोकने के लिए? ग्रोथ ऑफ अदर, जो माइक्रोब्स जो डिसीज कॉज करते हैं उसको रोकने के लिए ये एंटीबायोटिक्स का हम यूज करते हैं। तो ये डिफिनीशन है सिंपली। अगर किसी को समझना है कि एंटीबायोटिक्स क्या है तो इसको जो है याद कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से नीट के लिए कोई भी ज़्यादा क्वेश्चन आने वाली बात नहीं है। यू आर फेमिलियर विथ कॉमनली यूज्ड एंटीबायोटिक पेनिसिलिन। हम सबसे ज़्यादा यूज करने वाली पेनिसिलिन कौन सी है? पेनिसिलिन है। डू यू नो दैट पेनिसिलिन वाज द फर्स्ट एंटीबायोटिक टू बी डिस्कवर्ड? पेनिसिलिन जो फर्स्ट एंटीबायोटिक है जो कि डिस्कवर करी गई थी, एंड इट वाज अ चांस डिस्कवरी। और कैसी डिस्कवरी थी? चांस डिस्कवरी थी, धोखे से हो गई थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वाइल वर्किंग ऑन स्टेफिलोकोक्की बैक्टीरिया, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है वो वर्क कर रहे थे स्टेफिलोकोक्की बैक्टीरिया पर, तो वहाँ पर उनके साथ में जो डिस्कवरी ये चांस के द्वारा हो गई थी, यानी कुछ गलती से हो गई थी, यानी कर कुछ रहे थे और हो कुछ और गया।
वंस ऑब्जर्व अ माउल्ट ग्रोइंग इन वन ऑफ एन अनवॉश्ड कल्चर। उन्होंने देखा कि उन्होंने एक अनवॉश्ड कल्चर रख दिया है, वहाँ पर स्टेप्लोकोकी जो है ग्रो नहीं हो रहा था। ही फाउंड डेट वाज ड्यू टू केमिकल प्रोड्यूस्ड बाय माउल्ड एंड ही नेम्ड पेनिसिलिन। वहाँ पर उन्होंने देखा कि एक कोई केमिकल रिलीज हुआ है, तो उन्होंने उसका नाम क्या रख दिया, पेनिसिलिन नाम रख दिया। उसकी वजह से स्टेप्लोकोकी ग्रो नहीं हो रहा था। और माउल्ट किसका था, पेनिसिलियम नोटेटम का था। However, it was full potential as an active effective antibiotic was established much later by Ernest Chain and Howard Florey। तो उसके बाद में जो एंटीबायोटिक है उसको इसने एस्टेब्लिश किया अर्नेस्ट चेन एंड हॉवर्ड फ्लोरे ने। दिस एंटीबायोटिक वाज एक्सटेंसिवली यूज्ड टू ट्रीट अमेरिकन सोल्जर वाउंडेड इन वर्ल्ड वार टू। वर्ल्ड वार टू के दौरान जो भी अमेरिकन सोल्जर्स थे उनको इससे ट्रीट किया गया था। चेन एंड फ्लोरे वर अवार्डेड बाय नोबेल प्राइज इन 1945। वहाँ पर चेन यानी अर्नेस्ट चेन और हॉवर्ड फ्लोरे जो हैं उनको नोबेल प्राइज भी मिला इस चीज़ के लिए। कब मिला, 1945 में मिला है। तो इसको हम अच्छे से याद रखेंगे। ये आता तो नहीं है नोबेल प्राइज वगैरह, लेकिन तब भी एक बार ध्यान में रखिए। आफ्टर पेनिसिलिन अदर एंटीबायोटिक वर आल्सो प्यूरिफाइड फ्रॉम अदर माइक्रोब्स। पेनिसिलिन के बाद में बहुत सारी माइक्रोब्स से अदर और भी ज़्यादा सब्सटेंस को जो है प्यूरिफाइड किया गया। एंटीबायोटिक्स हैव ग्रेटली इम्प्रूव्ड अवर कैपेसिटी टू ट्रीट डेडली डिसीजेस। एंटीबायोटिक्स की हेल्प से हमने जो बहुत सारी डिसीज़ों से लड़ना सीख लिया, यानी कैपेसिटी मिल गई हमको उनसे फाइट करने की। जैसे कि प्लेग, वूपिंग कफ जिसको हम काली खांसी के नाम से जानते हैं, डिप्थेरिया गलघोंटू के नाम से जानते हैं, और लेप्रोसी जिसको हम कुष्ठ रोग के नाम से जानते हैं। ये ऐसे ही विच यूज टू किल मिलियंस ऑल ओवर द ग्लोब। टुडे वी कैन नॉट इमेजिन द वर्ल्ड विदाउट एंटीबायोटिक्स। आज के जो वर्ल्ड को हम विदाउट एंटीबायोटिक्स हम उसको इमेजिन नहीं कर सकते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं 2024 वगैरह, 22, 21, 20, 19 में 2 बार, 17, 16 और 16 में फिर दोनों पेपरों में आए, और 15 यानी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो ये यहाँ पर इसको पहले पैराग्राफ ही पूरा इसको स्टार मार्क कर लीजिए, क्योंकि इस पैराग्राफ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और आपको इसको बहुत अच्छे से सीखना है। माइक्रोब्स आर यूज फॉर कॉमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ द सर्टेन केमिकल लाइक ऑर्गेनिक एसिड, अल्कोहल, एंजाइम। यानी ये सब चीज़ें बनाने के लिए हम इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन करते हैं। किसका करते हैं, माइक्रोब्स का करते हैं। एग्जाम्पल आर एसिड प्रोड्यूसर। एसिड प्रोड्यूसर कौन है, एस्परजिलस नेजर फंगस है, जो जिससे क्या बनाता है, सिट्रिक एसिड। तो यहाँ पे चलो मैं लिख देता हूँ, या फिर इसको इस तरह से अंडर मार्क कर देते हैं। एस्परजिलस नेजर एक फंगस है जो कि सिट्रिक एसिड बनाएगा। उसके बाद में एसिटोबैक्टर एसिटी एक बैक्टीरियम है जो कि एसिटिक एसिड बनाएगा। ठीक है, एसिटोबैक्टर एसिटी नाम याद करते जाना। उसके बाद में आएगा कोलेस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम एक बैक्टीरियम है जो कि ब्यूटाइलिक एसिड बनाएगा। उसके बाद में आएगा लैक्टोबैसिलस, ये भी एक बैक्टीरिया है जो कि लैक्टिक एसिड बनाएगा, जो हमने पहले पढ़ के आ चुके हैं। इसमें केवल एक फंगस है जो कि है एस्परजिलस नेजर। अब आते हैं आगे। ईस्ट टेक्रोमाइसिस सेरिवेसी यूज फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ द इथेनॉल। इथेनॉल बनाने के लिए कौन काम में आएगा, ईस्ट काम में आएगा। ईस्ट का बोटेनिकल बायोलॉजिकल नेम है वो है सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी, जो कि इथेनॉल बनाने के सबसे ज़्यादा काम में आता है। माइक्रोब्स आर यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम। माइक्रोब्स जो है एंजाइम प्रोडक्शन में भी यूज आते हैं, जैसे कि लाइपेज आर यूज्ड इन डिटर्जेंट फॉर्मुलेशन, आर हेल्पफुल रिमूविंग ऑयली स्टेन फ्रॉम द लॉन्ड्री। जो लाइपेजेज हैं उनका यूज कहाँ पर होता है, लॉन्ड्री में होता है। वहाँ पे वो क्या करेंगे, जो ऑयली स्टेन होंगे कपड़ों में से उसको छुटाने के काम में आएंगे। यू मस्ट नोटिस द बॉटल्ड फ्रूट जूस, तो लाइपेजेज हो गए। अब उसके बाद में कहाँ पे हेल्प करेंगे, रिमूविंग ऑयली स्टेन्स फ्रॉम द लॉन्ड्री। ठीक है, अब दूसरा आता है पॉइंट, बॉटल्ड जूस जो होता है वो क्लियर होता है मार्केट से। जो हम घर में बनाते हैं वो उसमें रेसे रह जाते हैं, लेकिन जो बोतल में ख़रीदते हैं उसमें कोई रेसे नहीं होते हैं। तो इसी चीज़ को पढ़ते हैं, बॉटल फ्रूट जूस फ्रॉम मार्केट आर क्लियरर कंपेयर टू दोज मेड एट होम। यानी जो हम घर पे बनाते हैं उससे ज़्यादा बेटर होता है। बेटर का मतलब कि क्लियर होता है। दिस इज बिकॉज अ बॉटल जूस आर क्लेरिफाइड बाय द यूज ऑफ पेक्टाइनेज एंड प्रोटीएज। तो यहाँ पर किसका यूज किया जाता है, पेक्टाइनेज और एंड प्रोटीएज का, जो कि प्रोटीन फाइबर्स जो होते हैं वो प्रोटीन रिच होते हैं, उनको डाइजेस्ट कर दिया जाता है।
ये दोनों एंजाइम डाल के स्ट्रेप्टोकाइनेज, यहाँ पे ये पैराग्राफ ये खत्म हो जाता है, नई चीज चालू होती है। वो क्या है? स्ट्रेप्टोकाइनेज प्रोड्यूस बाय द बैक्टीरियम स्ट्रेप्टोकोक्कस। एंड जो स्ट्रेप्टोकाइनेज है वो कौन प्रोड्यूस करेगा? बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोक्कस प्रोड्यूस करेगा, मॉडिफाइड बाय जेनेटिक इंजीनियर, जिसको मॉडिफाई किया जाएगा जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा, जो कि यूज आता है क्लॉट बस्टर फॉर रिमूविंग क्लॉट फ्रॉम द ब्लड वेसल। जो भी माइक्रोकार्डियल इंफेक्शन जिनको हार्ट अटैक की बीमारी होती है, उनके वेसल्स वगैरह में जो क्लॉट वगैरह ना हो जाए, उसके लिए हम उनको कौन सी दवाई देंगे? यहाँ पर साइक्लोस्पोरिन स्टेप्टोकाइनेज देंगे। ठीक है, क्या देंगे? स्टेप्टोकाइनेज। तो क्लॉट बस्टर को क्लॉट बस्टर को रिमूव करने के लिए यूज में आती है, कौन सी आती है? स्ट्रेप्टोकाइनेज आता है। और अब हम दूसरा पढ़ेंगे, अनदर बायोटेक मॉलिक्यूल है एक साइक्लोस्पोरिन ए। साइक्लोस्पोरिन ए डेट इज यूज्ड एन इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट इन ऑर्गन ट्रांसप्लांट पेशेंट। जिन पेशेंट का ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है उनको इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट की तरह काम करता है। कौन करता है? साइक्लोस्पोरिन ए करता है। इट इज प्रोड्यूस बाय फंगस। ये फंगस से बनता है। कौन सी फंगस है? ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम है। कौन सी फंगस है? ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। एक फंगस ये है और एक फंगस सबसे ऊपर है, एस्परजिलस निगर। तो यहाँ पे 2 बार जो है फंगस आ चुकी है। बाकी सब कौन है? बाकी सब अपने बैक्टीरिया हैं। अब आता है एक और, कौन सा? स्टैटिन। स्टैटिन प्रोड्यूस बाय द ईस्ट मोनास्कस परप्यूरियस। तो स्टैटिन जो है प्रोड्यूस किया जाता है ईस्ट से। कौन सी ईस्ट से? मोनास्कस परप्यूरियस से। किसमें यूज आता है? ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट, यानी जिस व्यक्ति के अंदर ब्लड कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है उसको कम करने के काम में आता है स्टैटिन। इट एक्टिवली कंप्लीटली इनहिबिटिंग द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल। वो उनको बंद कर देता है जो तो हमारी बॉडी में जिस जगह पर बनता है कोलेस्ट्रॉल, वो जहाँ पे सिंथेसिस होती है वहाँ पर वो कम्प्लीटली इनहिबिटिंग करता है, यानी उसको बंद कर देता है। अब हम आगे बढ़ेंगे माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। थोड़ा मैं 1 मिनट का रेस्ट ले लेता हूँ, इसके बाद में इसको शुरू करेंगे। माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट अब हम पढ़ेंगे। 2020 और 2017 2 बार इसमें से सवाल आ चुके हैं। हो सकता है 2025 में इसमें से सवाल आ जाए, क्योंकि बहुत टाइम हो चुका है। लेकिन यहाँ से एक सवाल पक्का है, जो भी टॉपिक खत्म हुआ है यहाँ से एक सवाल पक्का आएगा। अगर आप इस पूरे चैप्टर का रिवीजन नहीं कर सकते हो तो इस पर्टिकुलर पैराग्राफ का रिवीजन जरूर करके जाएं। वी नो डेट लार्ज क्वांटिटी ऑफ वेस्ट वाटर आर जनरेटेड एवरी डे। हम देखते हैं कि बहुत सारी क्वांटिटीज में वेस्ट वाटर एवरी डे यानी प्रत्येक दिन जनरेट होता है। ए मेजर कंपोनेंट ऑफ दिस वेस्ट वाटर इज ह्यूमन एक्सक्रेटा। इस जो वेस्ट वाटर है उसका जो मेजर कंपोनेंट है वो होता है ह्यूमन एक्सक्रेटा, मीन्स मलमूत्र। दिस म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर इज कॉल्ड सीवेज। यही जो वेस्ट वाटर जो शहरों से निकलता है इसी को हम क्या बोलते हैं? इसको हम सीवेज बोलते हैं। इट कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। उसके अंदर बहुत सारा ऑर्गेनिक मैटर होता है। एंड माइक्रोब्स, और ऑर्गेनिक मैटर के साथ साथ बहुत सारे माइक्रोब्स भी होते हैं। मैनी ऑफ विच आर पैथोजेनिक। उसमें से बहुत सारे पैथोजेनिक होते हैं जिनकी वजह से बीमारियां फैलती हैं। हैव यू एवर वंडर्ड वेयर दिस ह्यूज क्वांटिटी ऑफ सीवेज ऑफ और अर्बन वेस्ट वाटर इज डिस्पोजल ऑफ डेली। हम देखते हैं कई सारे नदियों में इस वेस्ट वाटर को डायरेक्ट बहा दिया जाता है। दिस कैन नॉट बी डिस्चार्ज इन टू अ नेचुरल वाटर बॉडीज लाइक रिवर एंड स्ट्रीम डायरेक्टली। और हम ये पढ़ते हैं डेली, यहाँ पर ये देखिए लिखा भी है कि हमको उसको डिस्चार्ज नहीं करना चाहिए। जैसे कि बड़ी जो वाटर बॉडीज़ हैं जैसे रिवर या फिर ताज़े पानी के जो सोर्स हैं उनमें डिस्चार्ज नहीं करना चाहिए। लेकिन हम आजकल क्या करते हैं? डायरेक्ट डिस्चार्ज कर देते हैं। ना हम ध्यान देते हैं ना सरकार ध्यान देती है। यू कैन अंडरस्टैंड वाई। हम ऐसा क्यों हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। बिफोर डिस्पोजल हैंड सीवेज ट्रीटेड सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। एसटीपी जो होते हैं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, हमको जो सीवेज है उसको हमको क्या करना चाहिए? ट्रीटमेंट करना चाहिए उसका। वी टू मेक लेस पॉल्यूटिंग। इस वजह से क्या होगा? जो नदियों में जो मछलियाँ होंगी या जो पानी में रहने वाले जीव जंतु होंगे उनके ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ेगा और नदी का भी पानी साफ रहेगा, कम पॉल्यूट होगा। ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर इज डन बाय द
ये देखिए यहाँ पे एक फोटो बना हुआ है सेकेंडरी ट्रीटमेंट का, अभी हम इसको आगे पढ़ेंगे। हेट्रोट्रोपिक माइक्रोब्स नेचुरली प्रेजेंट इन द सीवेज। जो सीवेज में कौन से माइक्रोब्स होते हैं? हेट्रोट्रोपिक माइक्रोब्स होते हैं, हेट्रोट्रोपिक माइक्रोब्स। दिस ट्रीटमेंट इज कैरिड आउट इन 2 स्टेजेज। जो ट्रीटमेंट होता है वो 2 स्टेजेस में होता है, एक होती है प्राइमरी ट्रीटमेंट, एक होता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट। सेकेंडरी ट्रीटमेंट कहाँ पर है इसमें? ये है सेकेंडरी ट्रीटमेंट। तो हम जो दोनों ट्रीटमेंट को पढ़ेंगे, दोनों में क्या अंतर है। दी ट्रीटमेंट स्टेप बेसिकली इन्वॉल्व फिजिकल रिमूवल ऑफ द पार्टिकल्स लार्ज एंड स्मॉल। जो नदी नालों में पानी आता है उसमें बहुत सारा कचरा होता है जिसको हम फिजिकली रिमूव करते हैं। लार्ज एंड स्मॉल यानी छोटे पन्नी के टुकड़े या फिर लकड़ी वगैरह, ये सब जो बड़े बड़े डिब्रीज होती हैं उनको हटाते हैं। फ्रॉम दिस सीवेज थ्रू फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन। पहले उसका फिल्ट्रेशन होगा जिसमें से बड़ा बड़ा कचरा जो है निकल जाएगा, फिर उसका सेडिमेंटेशन होगा, जो थोड़ा सा मोटा कचरा होगा वो नीचे तरी में बैठ जाएगा। दीज आर रिमूव्ड इन स्टेजेस। इनिशियली फ्लोटिंग डिब्रीज इज रिमूव्ड बाय सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन। पहले फ्लोटिंग जो यानी जो डिब्रीज तैर रही हैं उनको हटाया जाएगा। देन द ग्रिट सॉइल एंड स्मॉल पीपल, जो उसके साथ में कचरा बह रहा है, जो सॉइल है, स्मॉल पीबल्स हैं, उनको रिमूव किया जाएगा। किसके थ्रू? सेडिमेंटेशन के थ्रू। तो यहाँ पे ये हमारा जो ट्रीटमेंट होता है इसको हम बोलते हैं प्राइमरी ट्रीटमेंट। ऑल सॉलिड्स डेट सेटल फ्रॉम द प्राइमरी स्लज। जो भी नीचे जो सॉलिड्स हैं वो सेटल डाउन होंगे, नीचे बैठ जाएंगे फ्रॉम द प्राइमरी स्लज। जो स्लज है उसको हम उस टाइम पे क्या बोलेंगे? प्राइमरी स्लज। एंड द सुपरनेटेंट फॉर्म्स द एफ्लुएंट। जो ऊपर ऊपर बचेगा, जो पानी नीचे कुछ बैठ जाएगा, वो प्राइमरी स्लज है हमारा, और ये ऊपर जो होगा उसको बोलेंगे एफ्लुएंट। ठीक है। द एफ्लुएंट फ्रॉम द प्राइमरी सेटलिंग टैंक टेकन फॉर सेकेंडरी ट्रीटमेंट। जो ऊपर जो बचा होगा उसको हम ले जाएंगे किसके लिए? सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए। सेकेंडरी ट्रीटमेंट और बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। सेकेंडरी ट्रीटमेंट को ही हम क्या बोलते हैं? बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट बोलते हैं। ये भी कई बार पूछा जा चुका है, मैंने कई सारी टेस्ट सीरीज जो हैं उनमें देखा है, उनमें ये सवाल आता है कि सेकेंडरी ट्रीटमेंट हम कौन से ट्रीटमेंट को हम बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट बोलते हैं, तो हमको पता होना चाहिए सेकेंडरी ट्रीटमेंट को हम बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट बोलते हैं। द प्राइमरी इफ्लुएंट इज पास इनटू लार्ज एरेशन टैंक। जो प्राइमरी इफ्लुएंट है जो कि आया है कहाँ से? प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद में, उसको हम एरेशन टैंक में ले जाएंगे। वेयर इट इज कॉन्स्टेंटली एजिटेटेड। एजिटेटेड यानी हिलाते रहेंगे, उसको कॉन्स्टेंटली हिलाते रहेंगे मैकेनिकली यानी मशीनों द्वारा। एंड एयर इज पम्प्ड इनटू इट। उसके अंदर एयर भी हम भेजेंगे, जिस तरह से मछलियों के लिए हम एयर भेजते हैं ना नीचे से बबल टाइप में, उसी तरह से इसके अंदर भी हम डालेंगे। दिस अलाउज द विगरस ग्रोथ ऑफ यूजफुल एरोबिक माइक्रोब्स इनटू फ्लॉक्स। उसके बाद में क्या होगा? वहाँ पे छोटे छोटे जो माइक्रोब्स होंगे वो एयर की हेल्प से बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाएंगे, और जब माइक्रोब्स बढ़ जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे बहुत सारी जगह पर, तो उन्हीं माइक्रोब्स के गुच्छा को हम क्या बोलते हैं? फ्लॉक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्लॉक्स। मासेस ऑफ द बैक्टीरिया एसोसिएटेड विद फंगल फिलामेंट फॉर्म मेश लाइक स्ट्रक्चर। यानी जो फंगई अगर साथ में मिल जाएगी माइक्रोब्स के साथ में, तो वहाँ पर एक मेश टाइप का बन जाएगा, उसी को हम फ्लॉक्स बोलते हैं। वाइल ग्रोइंग दीज माइक्रोब्स कंज्यूम द मेजर पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर। जो उस टाइम पर जब वो माइक्रोब्स बढ़ रहे होंगे, उस टाइम पर वो ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम कर लेंगे। दिस सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द बीओडी। जिसकी वजह से कम हो जाएगा, क्या कम हो जाएगा? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। यानी जो भी ऑर्गेनिक मैटर होगा उसको वो खा जाएंगे, और फिर लास्ट में खाना की कमी से वो मर जाएंगे, तो ऑक्सीजन कौन लेगा? कोई नहीं लेगा, जिस वजह से बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है वो कम हो जाएगी। तो इससे ये पता चल जाएगा कि जो हमारा एफ्लुएंट था, वो प्राइमरी एफ्लुएंट था, वो ट्रीट हो चुका है, अब उसमें ऑक्सीजन ज़्यादा नहीं ले रहा है। The BOD refers to the large amount of oxygen that was consumed if all the organic matter is 1 liter of water were oxidized by bacteria। वहाँ पर हम इस चीज़ को कैसे चेक करेंगे? तो इसमें हम 1 लीटर हम वो पानी लेंगे, इफ्लुएंट लेंगे, और उसको हम उसमें ऑक्सीजन डालेंगे, और वहाँ पर जितने भी ऑर्गेनिक बैक्टीरिया होंगे जो ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम कर रहे होंगे, वहाँ पर हमको पता चल जाएगा कि कितनी ऑक्सीजन यूज हो रही है, कितनी नहीं हो रही है। तो उस तरीके से हम उस चीज़ को पता करते हैं। द ऑर्गेनिक मैटर इज 1 लीटर, यहाँ पे 1 लीटर लेकर के चेक कर लेंगे। द सीवेज वाटर इज ट्रीटेड टिल द बीओडी इज रिड्यूस्ड। जब तक बीओडी रिड्यूस नहीं होती उस टाइम तक हम क्या करेंगे? सीवेज वाटर को ट्रीट करेंगे। द बीओडी टेस्ट मेजर द रेट ऑफ अपटेक ऑफ ऑक्सीजन बाय माइक्रोऑर्गेनिज्म इन द सैंपल ऑफ वाटर।
जो भी सैंपल होगा वाटर का, वहाँ पर कितनी मात्रा में ऑक्सीजन ली जा रही है, इसको हम चेक करते हैं बीओडी के अंदर। बीओडी या मेजर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन वाटर। बीओडी क्या होता है, अब यहाँ पर एक डिफिनीशन है, इसको याद कर लीजिए। बीओडी या मेजर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, किसका मेजर है, ऑर्गेनिक मैटर का मेजर है, प्रेजेंट इन द वाटर, जो कि वाटर के अंदर प्रेजेंट है। द जनरेट ग्रेटर द बीओडी वेस्ट वाटर, यानी जितनी ज़्यादा बीओडी होगी, इसका मतलब उतना ही ज़्यादा उसका पॉल्यूटिंग पोटेंशियल है, यानी उतनी ज़्यादा वो पॉल्यूशन फैला सकता है वो वाटर। तो इस चीज़ को भी अंडरलाइन कर लेना और इसको अच्छे से समझ लेना। वंस द बीओडी ऑफ सीवेज और वेस्ट वाटर रिड्यूस सिग्निफिकेंटली, एक बार जैसे ही बीओडी है सीवेज वाटर की वो कम हो जाती है, द एफ्लुएंट इज पास्ड इनटू सेटलिंग टैंक, फिर हम जो एफ्लुएंट को पास कर देते हैं सेटलिंग टैंक में, वेयर द बैक्टीरिया फ्लॉक्स आर अलाउड टू सेडिमेंट, जो फ्लॉक्स बने थे, जब बैक्टीरिया को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो वहाँ पे वो क्या हो जाएगा, मर जाएगा, मर नहीं जाएगा मीन्स दूसरे टैंक में भेजेंगे तो उसको वो नीचे बैठ जाएगा। दिस सेडिमेंट इज कॉल्ड एक्टिवेटेड स्लज, उसी सेडिमेंट को हम क्या बोलेंगे, एक्टिवेटेड स्लज बोलेंगे। ए स्मॉल पार्ट ऑफ एक्टिवेटेड स्लज इज पम्प्ड इनटू बैक द एरेशन, उसमें से थोड़ा सा पार्ट हम फिर से कहाँ भेज देंगे, हम एरेशन टैंक में भेज देंगे। ए टैंक टू सर्व एज द इनोकुलम, यहाँ पे हम जैसे हम दही जमा रहे थे, थोड़ा सा दही पहले डाल रहे थे दूध में, जिस तरह से वो बैक्टीरिया उसके अंदर लैब था तो वो बार बार मल्टीप्लाई होता था, इसी तरीके से यहाँ भी होगा। जो फ्लॉक्स होंगे, फ्लॉक्स के अंदर जो फंगल और माइक्रोब्स होंगे वो दोबारा से जाएंगे उसमें, और वहाँ पर क्या होगा, वो मल्टीप्लाई करके वहाँ का ऑर्गेनिक मैटर को पूरा ख़त्म कर देंगे। यही चीज़ बार बार करेंगे। तो ए स्मॉल अमाउंट ऑफ पार्ट एक्टिवेटेड स्लज पंप बैक इनटू द एरेशन द टैंक सर्व एज इनोकुलम, वो इनोकुलम की तरह से काम करेगा, यानी स्टार्टर की तरह। द रिमेनिंग मेजर पार्ट ऑफ द स्लज इज पम्प्ड इनटू अ लार्ज टैंक कार एरोबिक स्लज डाइजेस्टर, तो हम जो पूरा जो रिमेनिंग पार्ट बचा है स्लज का, उसको हम एनारोबिक, अब एयर नहीं दी जाएगी, एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर के पास में भेज देंगे। हैंस अदर काइंड ऑफ बैक्टीरिया, वहाँ पे कौन से बैक्टीरिया होंगे, एनारोबिक बैक्टीरिया होंगे, विच ग्रो एनारोबिकली, जो कि एनारोबिकली ग्रो होंगे, उनको एयर की सप्लाई बिल्कुल नहीं दी जाएगी। डाइजेस्ट द बैक्टीरिया, जो कि अभी एरोबिक बैक्टीरिया थे, उनको एनारोबिक बैक्टीरिया द्वारा डाइजेस्ट कर दिया जाएगा। एंड द फंगई इन द स्लज, फंगई और जो एरोबिक बैक्टीरिया थे उनको वहाँ पर पूरा की तरह डाइजेस्ट कर दिया जाएगा। ड्यूरिंग दिस डाइजेशन बैक्टीरिया प्रोड्यूस मिक्सचर ऑफ गैसेस सच एस मिथेन, हमको पता है जो बैक्टीरिया होते हैं, एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं, वो एक गैस फॉर्म करते हैं, कौन सी गैस होती है, मिथेन। मिथेन हमारे बहुत काम की गैस है, मिथेन प्रोड्यूस करेंगे, हाइड्रोजन सल्फाइड प्रोड्यूस करेंगे। ये यहाँ से मेजरली क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको भी हम स्टार मार्क कर लेंगे। एंड द कार्बन डाइऑक्साइड, एक हमारी कार्बन डाइऑक्साइड, तो हम इसको अंडरलाइन कर लीजिए, इसमें स्टार मार्क कर लीजिए कि एनारोबिक बैक्टीरिया कौन कौन सी गैस बनाते हैं, मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड और कार्बन डाइऑक्साइड। दीज गैसेस फ्रॉम बायोगैस, ये गैस क्या बनाएंगी, बायोगैस बनाएंगे, या फिर बायोगैस के कंपोनेंट हैं ये। कैन बी यूज सोर्स ऑफ एनर्जी इन एट इट इनफ्लेमेबल, ये क्या होती है, ये गैस जल सकती है, जला सकते हैं, इसको हम सोर्स ऑफ एनर्जी की तरह यूज कर सकते हैं। इंदौर में कई सारी बसें इसी गैस से चलती हैं। द इफ्लुएंट फ्रॉम द सेकेंडरी ट्रीटमेंट प्लांट इज जनरली रिलीज इनटू अ नेचुरल वाटर बॉडी, जो इफ्लुएंट बचा है सेकेंडरी ट्रीटमेंट के बाद में, उसको हम वाटर बॉडीज में डिस्चार्ज कर सकते हैं, जैसे कि रिवर और स्ट्रीम में। एरियल व्यू ऑफ सच प्लांट सोन इन फिगर 10.7, यहाँ पे एरियल व्यू दिया गया है, ये हमारा सेकेंडरी ट्रीटमेंट हो रहा है। और यहाँ पर ये देखिए, ये एरियल व्यू है सीवेज प्लांट का, यहाँ पर किस तरह से जो सीवेज वाटर है उसका ट्रीटमेंट किया जा रहा है। यू कैन अप्रिशिएट हाउ माइक्रोब्स प्ले मेजर रोल ऑन ट्रीटिंग मिलियंस ऑफ गैलन्स ऑफ वाटर वेस्ट वाटर एवरी डे अक्रॉस द ग्लोब, यानी हम देखते हैं माइक्रोब जो है किस तरह से मेजर रोल प्ले करते हैं, तो किस लिए, ट्रीट करने के लिए मिलियंस ऑफ गैलन्स, यानी बहुत सारे वाटर को, वेस्ट वाटर को ट्रीट करने के लिए। दिस मेथोडोलॉजी हैज़ बीन प्रैक्टिस फॉर मोर देन अ सेंचुरी नाउ in almost all part of the world. Till date no man-made technology have been able to rival the microbial treatment of the sewage. अभी तक ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं बनी है जिस तरीके से हम उसका यूज करके वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट कर सकें। हम इसी से काम चला रहे हैं, जो माइक्रोब्स हैं बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं हमको इस काम के लिए। यू आर अवेयर टू ड्यू टू इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन, जैसे जैसे शहरीकरण बढ़ रहा है, सीवेज इज बीइंग प्रोड्यूस्ड इन मच लार्जर क्वांटिटीज देन इवन बिफोर, जिस तरह से पहले
सीवेज कम प्रोड्यूस होता था, लेकिन आज डे बाई डे बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। हाउएवर द लार्जर क्वांटिटी इवन बिफोर, however the number of sewage treatment plant has not increased enough that treat such a large quantities. Also untreated sewage is often discharged directly into the river leading to their pollution। हम देखते जा रहे हैं जिस तरह से अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, शहरीकरण हो रहा है, उस तरीके से प्लांट जो हैं ये एसटीपीस जो है नहीं लगाए जा रहे हैं, नहीं बनाए जा रहे हैं। आपने भी अपने शहर वगैरह में देखा होगा प्रॉपर एसटीपी नहीं लगे हैं, डायरेक्ट इस पानी को जो है सीवेज वाटर को जो है नदियों में छोड़ दिया जाता है। तो उससे होता क्या है, उससे वाटर बॉर्न डिसीजेस जो हैं वो जन्म लेती हैं और कई सारी बीमारियां फैलती हैं। द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंटल एंड फॉरेस्ट, जो मिनिस्ट्री है एनवायरमेंटल फॉरेस्ट की, उसने इनिशिएट किया था गंगा एक्शन प्लान और यमुना एक्शन प्लान। तो आपने देखा होगा कि कितना सारा पैसा जो है गंगा एक्शन प्लान और यमुना एक्शन प्लान के तहत जाता है और पता नहीं कहाँ चला जाता है। ना गंगा साफ हुई ना यमुना साफ हुई। सेव दीज मेजर रिवर्स फॉर आवर कंट्री फ्रॉम पॉल्यूशन अंडर दीज प्लांट it is produced to build a large number of sewage treatment plants, so only treated sewage may be discharged in the river. A visit to a sewage treatment plant situated in any place near you would be very interesting and educating experience। किताबों में तो लिखा है कि हमको एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट घूमना चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेरे पास या कई सारे छात्रों के आसपास में कोई भी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है। हमको हमारा नेक्स्ट टॉपिक है माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ द बायोगैस। बायोगैस इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस कंटेनिंग प्रीडोमिनेंटली मिथेन। बायोगैस में मेनली कौन सी गैस होती है? मिथेन गैस होती है। प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोबियल एक्टिविटी, जो कि प्रोड्यूस होती है माइक्रोबियल एक्टिविटी द्वारा, विच में यूज एज फ्यूल। हम उसको मिथेन गैस है उसको हम फ्यूल की तरह यूज कर सकते हैं। यू हैव लर्न दैट माइक्रोब्स प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस। हमने पढ़ा है माइक्रोब्स जो है डिफरेंट टाइप की गैसेस को जो है प्रोड्यूस करते हैं एंड प्रोडक्ट ड्यूरिंग द ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म। ये सब होता है उनके ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म के दौरान। द टाइप ऑफ गैस प्रोड्यूस डिपेंड अपॉन द माइक्रोब्स एंड द ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट दैट दे यूटिलाइज। इन द एग्जाम्पल साइटेड रिलेशन टू फर्मेंटेशन ऑफ डफ चीज मेकिंग प्रोडक्शन ऑफ द बेवरेजेस द मेन गैस प्रोड्यूस बाई द CO2। जैसे हमने पढ़ा है पिछले पैराग्राफ में कि जो माइक्रोब्स हैं वहाँ पर ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट हैं उनका यूज करके जैसे डफ बनाते थे चीज, तो वहाँ पर कौन सी गैस प्रोड्यूस करते थे वो माइक्रोब्स? CO2 गैस। हाउएवर द सर्टेन बैक्टीरिया विच ग्रो एनारोबिकली, जो कुछ बैक्टीरिया हैं जो एनारोबिकली ग्रो करते हैं सेलुलोजिक मटेरियल ऑन सेलुलोजिक मटेरियल, सेलुलोज ऐसे मटेरियल के ऊपर ग्रो करते हैं जहाँ पे सेलुलोज होता है, प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ मिथेन अलॉन्ग विथ CO2 एंड H2। वहाँ पर वो प्रोड्यूस करते हैं बहुत सारे मिथेन गैस। CO2 मिथेन अकेली नहीं करेंगे, CO2 भी करेंगे और H2 भी करेंगे। दीज बैक्टीरिया आर कलेक्टिवली कॉल्ड मिथेनोजेंस। इन्हीं बैक्टीरिया को हम इकट्ठा करके क्या बोलते हैं? कलेक्टिवली कॉल्ड। इकट्ठा करके मीन्स जितने बैक्टीरिया ये सब प्रोड्यूस करते हैं उनको हम मिथेनोजेंस के नाम से जानते हैं। एंड वन सच बैक्टीरियम, एक ऐसा बैक्टीरिया है मिथेनोबैक्टीरियम। यहाँ से एक क्वेश्चन हो सकता है आ जाए, इसको भी आप स्टार मार्क कर लीजिए। दे बैक्टीरिया कॉमनली फाउंड इन द एनारोबिक स्लज ड्यूरिंग द सीवेज ट्रीटमेंट। जो एनारोबिक स्लज हमने पढ़ा है वहाँ पे मेनली यही बैक्टीरिया जो है प्रेजेंट होता है। दीज बैक्टीरिया इज आल्सो प्रेजेंट इन द रूमेन। ये बैक्टीरिया और कहाँ प्रेजेंट होता है? रूमेन में। रूमेन यानी कि इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है। स्टोमक, रूमेन एक पार्ट है स्टोमक के किसके? कैटल का। कैटल यानी जानवर। ए लॉट ऑफ सेलुलोजिक मटेरियल प्रेजेंट इन द फूड ऑफ कैटल। उन जो कैटल खाना खाते हैं यानी भेड़ बकरियां गाय भैंस जो खाना खाते हैं उनमें बहुत ज़्यादा क्या होता है? सेलुलोज होता है। और ये बैक्टीरिया हेल्प करता है किसको? सेलुलोज को तोड़ने में यानी उसको डाइजेस्ट करने में। प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन न्यूट्रिशन ऑफ कैटल, जहाँ से कैटल को न्यूट्रिशन मिलता है। दस द एक्सक्रीटा डंग, यानी कि लेकिन ह्यूमंस के पास में ये बैक्टीरिया नहीं होता है। तो जो एक्सक्रीटा है यानी डंग है, गोबर है कैटल का, उसमें जिसको हम गोबर के नाम से जानते हैं, रिच इन दिस बैक्टीरिया, उसके गोबर में बहुत ज़्यादा ये बैक्टीरिया पाया जाता है। ड्यूरिंग कैन बी यूज्ड ऑफ जनरेशन ऑफ बायोगैस, जिसको गोबर को हम गोबर गैस प्लांट में यूज कर लेते हैं, जहाँ से हमको बायोगैस मिलती है, जिसको हम गोबर गैस के नाम से भी जानते हैं।
द बायोगैस प्लांट कंसिस्ट ऑफ कंक्रीट टैंक, 10 से 15 फुट गहरा गड्ढा होता है, इन विच बायो वेस्ट आर कलेक्टेड एंड स्लरी ऑफ डंग इज फेड। वहाँ से हम उसमें बायो वेस्ट डालते हैं, यानी गोबर को डालते हैं और घोल करके एज अ फ्लोटिंग कवर प्लेस्ड ओवर द स्लरी, उसके ऊपर एक ढक्कन लगा होता है कंक्रीट का, विच कीप्स ऑन राइजिंग द एयर द गैस प्रोड्यूस इन द टैंक ड्यू टू माइक्रोबियल एक्टिविटी। उसके अंदर जैसे ये एक ढक्कन लगा हुआ है, इसके अंदर पूरे जो स्लरी होगी वो ऊपर जाएगी, इसके अंदर जो हमारी CH4 CO2 और H2 गैस है वो इकट्ठी होती जाएगी और यहाँ से गैस में वाल्व लगा होता है, यहाँ से हम यूज कर लेते हैं। द बायोगैस प्लांट एज आउटलेट, ये एक आउटलेट है उसकी, विच कनेक्टेड टू अ पाइप सप्लाई बायोगैस नियर बाई हाउसेस, जो कि हाउस से कनेक्टेड रहती है। द स्पेंट स्लरी इज रिमूव्ड थ्रू द अनदर आउटलेट मे बी यूज्ड एज फर्टिलाइजर, जो भी यहाँ से ये स्लज निकलेगा वापस आएगा उसको हम फर्टिलाइजर की तरह यूज भी कर सकते हैं। कैटल डंग इज अवेलेबल इन लार्ज क्वांटिटीज इन द रूरल एरियाज, जो कैटल डंग है वो कहाँ पर सबसे ज़्यादा पाया जाता है, वो रूरल एरियाज, गाँव के ग्रामीण इलाकों में सबसे ज़्यादा मिलता है। वेयर कैटल आर यूज फॉर वेराइटी ऑफ पर्पजेज, जहाँ पे कैटल का अलग अलग पर्पज के लिए यूज किया जाता है, जैसे खेती किसानी दूध वगैरह के लिए। तो बायोगैस प्लांट आर मोर ऑफन बिल्ड इन रूरल एरियाज, इसीलिए बायोगैस प्लांट जो हैं रूरल एरियाज में सबसे ज़्यादा होते हैं। द बायोगैस दस प्रोड्यूस्ड इज यूज फॉर कुकिंग एंड लाइटिंग, बायोगैस का यूज हम कुकिंग और लाइटिंग के लिए करते हैं। द पिक्चर ऑफ बायोगैस प्लांट इज सोन इन फिगर 10.8, ये 10.8 है और यहाँ पे ये बायोगैस प्लांट एक दिखाया गया है। इसके बाद द पिक्चर ऑफ बायोगैस प्लांट इज सोन इन फिगर 10.8, द टेक्नोलॉजी ऑफ बायोगैस प्रोडक्शन वाज डेवलप्ड इन इंडिया, ये बायोगैस प्रोडक्शन की टेक्नोलॉजी है वो इंडिया में ही जनरली बनाई गई है। तो मेनली ड्यू टू द एफर्ट ऑफ जो IARI है, इंडियन एग्रीकल्चर एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, उसने बनाई है इस टेक्नोलॉजी को, उसने ईजाद किया है। और किसने किया है, साथ में मिलकर के खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन KVIC। तो यहाँ से क्वेश्चन आने की वैसे ज़्यादा चांसेस तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे हो सकता है क्वेश्चन आ जाए। इफ़ योर स्कूल इज सिचुएटेड इन अ विलेज, अगर आपका स्कूल जो है विलेज के पास में है, इट वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग टू इंक्वायर इफ देयर एनी बायोगैस प्लांट नियर बाई। अगर आपने बायोगैस प्लांट नहीं देखा है तो गांव वगैरह में किसी के यहाँ हो तो आप जा कर के देख सकते हैं और उसके बारे में और ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकते हैं। अब पढ़ते हैं माइक्रोब्स और बायो कंट्रोल एजेंट। तो लास्ट टॉपिक है, लास्ट नहीं है मतलब लास्ट दो टॉपिक बचे हुए हैं हमारे पास में। तो ये 10.5 है, उसके बाद में ये 10.6 है। तो हम इसको डिस्कस करेंगे। यहाँ पे उड़ीसा 2019, 19 और 19 यानी कि एक पेपर में 2 सवाल आए थे, एक में एक आया था, ठीक है। बायो कंट्रोल रिफर्स टू द यूज ऑफ बायोलॉजिकल मेथड फॉर कंट्रोलिंग प्लांट डिसीज एंड पेस्ट। जो बायो कंट्रोल है उसका मतलब ये है कि हम बायोलॉजिकल मेथड से क्या कंट्रोल करेंगे, कंट्रोल करेंगे प्लांट डिसीजेस को और पेस्ट को। इन मॉडर्न सोसाइटी दीज प्रॉब्लम हैव बीन टैकल्ड इंक्रीजिंगली बाय यूज ऑफ केमिकल, क्योंकि हमारे मॉडर्न सोसाइटी में क्या है कि प्रॉब्लम्स है जो कि इंक्रीज हो रही हैं डे बाय डे। जो केमिकल्स हम यूज करते हैं बाय यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड, जो हम खेतों में यूज करते हैं इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड। दीज केमिकल्स आर टॉक्सिक एंड एक्सट्रीमली हार्मफुल। जो हम इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड यूज करते हैं वो केमिकल क्या होते हैं, टॉक्सिक होते हैं बहुत ज़्यादा, एक्सट्रीमली मतलब बहुत ज़्यादा होते हैं, हार्मफुल भी होते हैं। किसके लिए होते हैं, ह्यूमन बींग्स के लिए और एनिमल के लिए। हैव बिन पॉल्यूटिंग आवर एनवायरनमेंट, हमारे एनवायरनमेंट को भी वो पॉल्यूट करते हैं। सॉइल, ग्राउंड वाटर, फ्रूट, वेजिटेबल एंड क्रॉप प्लांट, ये सबको क्या करते हैं वो पॉल्यूट करते हैं, यानी कि ख़राब कर देते हैं। अवर सॉइल इज आल्सो पॉल्यूटेड थ्रू अवर यूज ऑफ वीडिसाइड टू रिमूव वीड्स, हम वीडिसाइड का यूज करते हैं वीड को रिमूव करने के लिए। तो यहाँ पर हमारी जो है सॉइल पॉल्यूट होती है क्योंकि उसके अंदर वो मिल जाता है और कभी डिग्रेड भी नहीं होता है। बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ पेस्ट एंड डिसीज इन एग्रीकल्चर, देयर इज अ मेथड ऑफ कंट्रोलिंग पेस्ट दैट रिलाइज ऑन नेचुरल प्रिडेशन रेदर देन द इंट्रोड्यूस केमिकल। हमको नेचुरल प्रिडेशन को बढ़ावा देना चाहिए, ना कि हमको केमिकल्स को बढ़ावा देना चाहिए। अ की बिलीफ ऑफ द ऑर्गेनिक फार्मर इज डैट बायोडाइवर्सिटी फर्दर हेल्थ, यानी जो हमारे फार्मर भाई हैं, ऑर्गेनिक फार्मर हैं, वो भी फर्दर हेल्थ को ध्यान में रखते हैं। ए मोर वेराइटी और लैंडस्केप हैज़ द मोर सुटेबल इज इट,
If the organic farmer therefore works to create system where the insects that are sometimes called pests are not eradicated but instead are kept to a manageable level, complex system of check and balances with a living and vibrant ecosystem. इनका यहाँ पे ये कहती है एनसीईआरटी कि जो हमारे ऑर्गेनिक फार्मर हैं वो एक ऐसा सिस्टम ऐसा तैयार करते हैं, क्रिएट करें जिसमें जो इंसेक्ट हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, पेस्ट बोलते हैं, वो कि ज़्यादा दिक्कत ना करें, मतलब कि ऐसा एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम बनाएं कंट्रेरी टू द कन्वेंशनल फार्मिंग प्रैक्टिसेस, ना कि जैसा वैसा नहीं होना चाहिए जैसे हम परंपरागत तरीके से करते आ रहे हैं, विच ऑफन केमिकल मेथड्स किल बोथ यूजफुल एंड हार्मफुल life indiscriminately. This is holistic approach that seeks to develop the understanding the webs of interaction between the merits of the organism constitute the field fauna and flora and fauna. यानी कि जो भी आगे चल के जो बनेगा, जो वेब्स हैं, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वेब्स मतलब कि जो भी क्या बोले तो यहाँ पे वेब बोले तो एक ऐसा जाल है, मतलब कि जिस तरीके से ऑर्गेनिज्म को हम डेवलप कर सकते हैं। तो इस पूरे जो पैराग्राफ है जो हमारा, इसमें से ऐसा मुझे कहीं पे नहीं दिख रहा कि सवाल जो है आ सकता है या फिर ऐसी कोई जानकारी है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये बताया गया है ये पूरे पैराग्राफ में कि हम इस तरह से, यानी हमारे जो फार्मर हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा डिपेंड ना रहें, मनी रिड्यूस कर दें डिपेंडेंस किस पर, टॉक्सिक केमिकल्स पर। जिस तरह से ये ग्रेटली रिड्यूस अवर डिपेंडेंस ऑन केमिकल, टॉक्सिक एंड पेस्टिसाइड इम्पोर्टेंट बायोलॉजिकल फार्मिंग करें विद द इनहेबिट द फील्ड प्रीडेटर एज वेल एज पेस्ट आल्सो लाइक देयर लाइफ साइकिल, यानी जो प्रीडेटर हैं, जो पेस्ट हैं, उनकी लाइफ साइकिल को समझें और उनके पैटर्न फीडिंग को समझें। उस तरह से हमको एक ऐसा अप्रोच डेवलप करना चाहिए जिससे हम उनको बिना केमिकल, बिना पेस्टिसाइड के हम उनको बायो कंट्रोल कर लें। इसको हम बोलेंगे बायो कंट्रोल, मीन्स बायोलॉजिकल तरीके से हम उनको कंट्रोल कर लें। हालांकि इसमें से मुझे नहीं लगता कि कोई सवाल आएगा, बस ये खाली समझने के लिए है। ठीक है, चलते हैं आगे के। यहाँ पे मैंने अंडरलाइन की हुई है, तो यहाँ पे से हो सकता है कि सवाल आए। द वेरी फेमिलियर बेटल रेड एंड ब्लैक मार्किंग, रेड एंड ब्लैक मार्किंग वाला आपने देखा होगा, द लेडी बर्ड, उसको क्या बोलते हैं, लेडी बर्ड एंड ड्रैगन फ्लाइज आर यूज टू गेट। देखो, लेडी बर्ड और ड्रैगन फ्लाइज दो नाम हैं, यूजफुल टू गेट रेड एफिड्स एंड द मॉस्किटो। देखो, लेडी बर्ड किससे करेगा, एफिड, और ड्रैगन फ्लाई किससे गेट रेड यानी छुटकारा दिलवाएगा, मॉस्किटो से। ठीक है, तो ये आपको याद करना है, लेडी बर्ड, एफिड, ड्रैगन फ्लाइज, मॉस्किटो से। एन एग्जाम्पल ऑफ माइक्रोबियल बायो कंट्रोल एजेंट दैट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन ऑर्डर कंट्रोल बटरफ्लाई कैटरपिलर द बैक्टीरिया। एक बैक्टीरिया है हमारा बैसिलस थुरेंजिसिस। ठीक है, तो वहाँ से हम बटरफ्लाई को, कैटरपिलर को कंट्रोल करेंगे। कैसे करेंगे आगे समझते हैं। दे आर अवेलेबल इन द सैकेट्स एट ड्राइड स्पोर, यानी हमको कहाँ से मिलेगा, सैचेट्स एट ड्राई स्पोर हमको मिलेगा। उसको हमको वाटर के साथ मिक्स करना है और स्प्रे करना है हमारे प्लांट्स पर, जैसे कि ब्रेसिकस एंड फ्रूट ट्रीज में। कहाँ पे स्प्रे करना है, ब्रेसिकस एंड फ्रूट ट्रीज पर। वेरास दीज आर द ईटन बाई द इंसेक्ट, यहाँ से वो इंसेक्ट उसको खा लेंगे। इन द गट ऑफ लार्वे, जो कैटरपिलर होंगे उनके लार्वे हैं, वो टॉक्सिन जो है रिलीज हो जाएगा और लार्वे जो हैं मर जाएंगे। द बैक्टीरियल डिसीज विल किल द कैटरपिलर, जो बैक्टीरियल डिसीज है वो किसको किल कर देगी, कैटरपिलर को किल कर देगी। लेकिन बट लीव अदर इंसेक्ट अनहार्म्ड, जो अदर इंसेक्ट हैं वो लेकिन जिंदा बच जाएंगे। यहाँ पे केवल कौन जाएगा, बटरफ्लाई का कहाँ चला गया, हाँ, ये हमारा लार्वा जो है चला जाएगा, बटरफ्लाई कैटरपिलर्स। ठीक है, कंट्रोल बटरफ्लाई कैटरपिलर, ये किससे, बैसिलस थुरेंजिसिस। बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ मेथड ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, जो हमारे पास में कई सारी जेनेटिक इंजीनियरिंग की जो मेथड्स डेवलप हुई हैं इन द लास्ट डिकेड और सो, द साइंटिस्ट हैव इंट्रोड्यूस्ड बैसिलस थुरेंजिसिस टॉक्सिन जीन्स इनटू प्लांट, सच प्लांट आर रेसिस्टेंट टू अटैक द इंसेक्ट बाई पेस्ट। यानी हमने कई सारे ऐसे प्लांट जो हैं स्पीसीज तैयार कर ली हैं जो कि रेसिस्टेंट करती हैं, यानी कि किससे बचाती हैं, अटैक ऑफ इंसेक्ट, पेस्ट इंसेक्ट से बचा लेती हैं। जैसे कि बीटी कॉटन कैसे बचाएगा, ये हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। इन वन सच एग्जाम्पल विच बीइंग कल्टिवेटेड इन सम
states on our commentary you will learn more about in this chapter 12। यानी जो चैप्टर 12 है हम उसमें इसको बहुत अच्छे से समझने वाले हैं, किस तरह से बीटी कॉटन जो है बना है और कैसे काम करता है। ए बायोलॉजिकल कंट्रोल बीइंग डेवलप्ड फॉर यूज द ट्रीटमेंट ऑफ प्लांट डिसीज इन द फंगस ट्राइकोडर्मा। एक बायो कंट्रोल तो बायो कंट्रोल बीइंग डेवलप फॉर यूज द ट्रीटमेंट ऑफ प्लांट डिसीज विद द फंगस ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा क्या है? एक फंगस है जो ट्राइकोडर्मा स्पीसीज आर फ्री लिविंग। ये कैसी फंगस है? फ्री लिविंग फंगस है। वेरी कॉमन इन द रूट इकोसिस्टम। कहाँ पे मिलती है? रूट इकोसिस्टम में मिलती है। दे आर इफेक्टिव बायो कंट्रोल एजेंट फॉर सेवरल प्लांट पैथोजन। ये हमको कैसे मतलब प्लांट को कैसे बचाएगी? जो सेवरल जो प्लांट पैथोजन्स है उनसे हेल्प करेगी बचाने के लिए। तो यहाँ पर एक प्लांट रूट इकोसिस्टम में जो है कौन ज़्यादा फेमस है? वो है ट्राइकोडर्मा। बैक्यूलो वायरस आर द पैथोजन डेट अटैक इंसेक्ट। बकुलो वायरस एक पैथोजन है जो कि अटैक करता है इंसेक्ट पर एंड अदर अर्थोपोड्स, और भी ज़्यादा जो अर्थोपोड्स हैं उनके ऊपर अटैक करेगा। द मेजॉरिटी ऑफ बकुलो वायरस यूज्ड इन बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट इन द जीनस न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस। जो बकुलो वायरस जो है बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट है, किस जीनस का सबसे ज़्यादा यूज करते हैं? न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस। दीज वायरस आर एक्सीलेंट कैंडिडेट फॉर द स्पीसीज स्पेसिफिक। ये जो वायरस हैं वो किसके लिए स्पेसिफिक हैं? स्पीसीज स्पेसिफिक हैं, मतलब एक पर्टिकुलर स्पीसीज के लिए काम करेंगे। नारो स्पेक्ट्रम है, यानी कि ज़्यादा किसी को हार्म नहीं पहुंचाएंगे, जिसके लिए स्पेसिफिक होंगे उसी को हार्म करेंगे। इनका इंसेक्टिसाइडल एप्लीकेशन है, यानी इंसेक्ट को किल कर देते हैं। ठीक है। दे हैव बीन शोन टू हैव नो नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन प्लांट। इनका कोई भी नो नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है प्लांट पर, इस चीज़ को अंडरलाइन कर लीजिए। मेमल्स पर नहीं है कोई भी नेगेटिव, बर्ड पर नहीं है, फिश पर नहीं है, और इवन नॉन टारगेट इंसेक्ट यानी जो इनके टारगेट नहीं है उन पर नहीं है। ये केवल एक पर्टिकुलर स्पीसीज को ही ख़त्म करेंगे। दिस इज स्पेशली डिजायरेबल व्हेन द बेनिफिशियल इंसेक्ट आर बीइंग कंडक्ट इन एड ओवरऑल इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम प्रोग्राम। जो इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम है वहाँ पर जो है इंसेक्ट को इन सब चीज़ों को जो है प्रैक्टिसेस में लाया जाता है। व्हेन इकोलॉजी सेंसिटिव एरिया इन बीइंग ट्रीटेड। पहले एक मतलब कि एक इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया होता है, वहाँ पे इन सब चीज़ों को पहले टेस्ट किया जाता है। माइक्रोब्स आर एज बायो फर्टिलाइजर। अब हम नया टॉपिक पर शुरू करेंगे, माइक्रोब्स एज अ बायो फर्टिलाइजर। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक भी है। इससे 2019 उड़ीसा और 2017 इसमें जो सवाल आए हैं। विथ अवर प्रेजेंट डेली लाइफ स्टाइल एनवायरमेंटल पॉल्यूशन इज अ मेजर कॉज। एनवायरमेंटल जो पॉल्यूशन है वो एक मेजर कॉज है जिसको हम कंसर्न करते हैं, ध्यान में रखते हैं। द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर टू मीट एवर इंक्रीजिंग। जो हम केमिकल फर्टिलाइजर यूज करते हैं एवर इंक्रीजिंग, आगे पढ़ते हैं। Demand of agriculture produce has contributed significantly to this pollution. Of course, we have now realized that there are a problem associated with overuse of chemical fertilizer. हमारे किसान भाई क्या करते हैं, कई बार केमिकल का जो ओवर यूज कर लेते हैं, यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज कर लेते हैं केमिकल फर्टिलाइजर का। जैसे लार्ज प्रेशर टू स्विच ऑर्गेनिक फार्मिंग। इसीलिए हमको क्या करना चाहिए? ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ बढ़ना चाहिए। द यूज ऑफ बायो फर्टिलाइजर। क्या यूज करना चाहिए? बायो फर्टिलाइजर, जिनका की निगेटिव इम्पैक्ट रहता है हमारे सॉइल वगैरह, हमारे मेमल्स जो भी जानवर रहते हैं उनके ऊपर। बायो फर्टिलाइजर आर ऑर्गेनिज्म डेट इनरिच विथ न्यूट्रिएंट क्वालिटी ऑफ द सॉइल। बायो फर्टिलाइजर क्या हैं? वो ऑर्गेनिज्म हैं जो कि इनरिच करते हैं किसको? न्यूट्रिएंट क्वालिटी सॉइल की। मेन सोर्स ऑफ बायो फर्टिलाइजर आर बैक्टीरिया। जो मेन सोर्स है बायो फर्टिलाइजर का वो क्या है? आगे देखो, यहाँ से इसको स्टार मार्क कर लो पहले। तो देखिए मेरे पास ज़्यादा कुछ व्यवस्था नहीं है, थोड़ी सी क्या है, एक मोबाइल ही है जिसके सहारे मैं वीडियो बना रहा हूँ। बैक्टीरिया, फंगई एंड साइनोबैक्टीरिया, ये हमारे मेजर सोर्स हैं बायो फर्टिलाइजर के। बैक्टीरिया हमारा, फंगई और एक साइनोबैक्टीरिया। ठीक है। यू हैव स्टडीड अबाउट द नोड्यूल्स ऑन द रूट ऑफ लेगुमिनस प्लांट। हमने नोड्यूल्स के बारे में पढ़ा है। जो हम चैप्टर नंबर प्लांट फिजियो जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे फर्स्ट चैप्टर है जो अभी हटा दिया गया है, लेकिन वहाँ पर जब हम लेग्यूम के बारे में पढ़ते हैं तो हमको नाइट्रोजन जो है वहाँ पे अच्छी मात्रा में मिल जाती है लेगुमिनस प्लांट से। फॉर्म बाय द सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ राइजोबियम, जहाँ पर सिम्बायोटिक एसोसिएशन देखा जाता है राइजोबियम का।
दीज बैक्टीरिया फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू ऑर्गेनिक फॉर्म्स। ये बैक्टीरिया क्या करता है, जो नाइट्रोजन रहती है एटमॉस्फेयर में उसको जो है फिक्स करके ऑर्गेनिक फॉर्म में लाता है, विच इज यूज्ड बाय द प्लांट एज न्यूट्रिएंट, जो कि प्लांट द्वारा यूज कर ली जाती है। अदर बैक्टीरिया कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन वाइल फ्री लिविंग इन द सॉइल। जो these bacteria fix atmospheric nitrogen into organic form which are used by the plant as nutrient। देखो ये क्या है, ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करता है राइजोबियम। उसके बाद में अपन पढ़ते हैं अदर बैक्टीरिया, यहाँ से थोड़ा सा अलग जाएंगे, ठीक है। अदर से अदर बैक्टीरिया कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन वाइल फ्री लिविंग, यानी कि और भी बैक्टीरिया हैं जो कि नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं लेकिन वो फ्री लिविंग होते हैं। राइजोबियम कैसा है, सिम्बायोसिस में है। फ्री लिविंग कौन है, फ्री लिविंग एग्जाम्पल में है एजोस्पिरिलम एंड एजेटोबैक्टर। ये बेटा फ्री लिविंग हैं जो कि नाइट्रोजन को फिक्स करेंगे, तो इनको हमको याद रखना है। फ्री लिविंग कौन है, एजोस्पिरिलम है, एजेटोबैक्टर है। एनरिचिंग द नाइट्रोजन कंटेंट ऑफ द सॉइल, यानी राइजोबियम कैसा है हमारा, ये हमारा हो गया सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में। फ्री लिविंग में एजोस्पिरिलम एजेटोबैक्टर है जो कि न्यूट्रिएंट कंटेंट बढ़ाएंगे सॉइल का। फंगई आर आल्सो नोन एज सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद द प्लांट्स माइकोराइजा। फंगई भी कैसा है, फंगई भी हमारा सिम्बायोटिक में आएगा, ठीक है। मैनी मेंबर ऑफ द जीनस ग्लोमस, बहुत सारे जो मेंबर हैं कौन से जीनस के, जीनस ग्लोमस के, फॉर्म माइकोराइजा, वो क्या बनाएंगे, माइकोराइजा बनाएंगे, ठीक है। द फंगल सिम्बायोटिक इन दी एसोसिएट ऑब्जर्व फॉस्फोरस, जो फंगल कंपोनेंट रहेगा, फंगल सिम्बायोट वो क्या ऑब्जर्व करेगा, फॉस्फोरस को ऑब्जर्व करेगा, कहाँ से, सॉइल से, एंड पासेस टू द प्लांट, प्लांट को भेज देगा। प्लांट हैविंग सच एसोसिएशन सो अदर बेनिफिट्स आल्सो सच आर रेसिस्टेंट टू रूट बोर्न पैथोजन। तो वहाँ पर ये रूट के पास में रहेंगे तो क्या करेंगे, जो रूट के पास में कोई पैथोजन आएगा तो वो उससे बच जाएगा। टॉलरेंस टू सैलिनिटी एंड ड्रॉट, सूखा वगैरह भी पड़ेगा तो इनको वहाँ से, इनके पास जल्दी नहीं सूखा होगा क्योंकि इनके पास क्या है, यहाँ पे फंगल सिम्बायोट है, फंगई के मतलब माइकोराइजा है, तो बच जाएगा। ओवरऑल इंक्रीज द प्लांट ग्रोथ, सब कुछ मिला के जो प्लांट की ग्रोथ है वो अच्छी हो जाएगी, एंड डेवलपमेंट। लास्ट में पढ़ते हैं साइनोबैक्टीरिया के बारे में। साइनोबैक्टीरिया ऑटोट्रॉप माइक्रोब्स, ये हमने चैप्टर नंबर 2 में भी पढ़ा है। साइनोबैक्टीरिया क्या है, ऑटोट्रॉप्स है, माइक्रोब्स वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट, मैनी ऑफ विच कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। उसमें से बहुत सारे जो हैं क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, जैसे कि एनाबीना है, नोस्टॉक है, ऑस्किलोटोरिया है। इन पैडी फील्ड्स साइनोबैक्टीरिया सर्व इम्पोर्टेंट बायोफर्टिलाइजर, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर रहा हूँ, ध्यान देना अच्छे से। इन पैडी फील्ड्स में साइनोबैक्टीरिया जो है एक बहुत अच्छा बायो फर्टिलाइजर की तरह काम करता है। अब आते हैं ब्लू ग्रीन अलगे आल्सो ऐड ऑर्गेनिक मैटर टू द सॉइल इंक्रीज द फर्टिलिटी। ब्लू ग्रीन अलगे ज़्यादा कुछ नहीं करते, बस थोड़ा सा ऑर्गेनिक मैटर जो है इंक्रीज कर देते हैं। करेंटली इन अवर कंट्री अ नंबर ऑफ बायो फर्टिलाइजर अवेलेबल कॉमर्शली इन द मार्केट, अभी हमारी कंट्री में बहुत सारे बायो फर्टिलाइजर अवेलेबल हैं। फार्मर यूज द रेगुलरली इन देयर फील्ड, रिप्लेनिश सॉइल न्यूट्रिएंट एंड रिड्यूस द डिपेंडेंस ऑन केमिकल फर्टिलाइजेशन। हमारे किसानों को इसको यूज करना चाहिए और केमिकल फर्टिलाइजर से बचना चाहिए। इसी के साथ में ये हमारा चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाता है। तो ये चैप्टर पूरा ख़त्म हो चुका है। अब इसके मैं क्वेश्चन आंसर जो है या फिर PYQ हैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बना करके अपलोड कर दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। नीट 2025 के लिए तैयारी करवा रहा हूँ, तो इस NCERT को जो है 1, 2, 3 बार पढ़ लीजिए, जितनी बार हो सकता है, और याद कर लीजिए। और नीट में लगभग 340 से ऊपर मार्क्स का टारगेट रखिए और अच्छा से अच्छा कीजिए, ठीक है। अभी हमको PhD नहीं करनी है, NCERT ही पढ़िए, हमारे पास 2-3 महीने हैं, आराम से कर ले जाएंगे।